गुड इवनिंग। यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार साथियों, परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे जो हमारा जेनेटिक मटेरियल को संजोए रखने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की। हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है और इनके बीच में अंतर क्या होता है। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, बेस कौन है। हम नाइट्रोजनस बेस के बारे में बात करेंगे, शुगर के बारे में बात करेंगे और हम फास्फेट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो आइए देर न करते हुए हम सीधे आज बढ़ते हैं, देखते हैं कि वो कौन सा एसिड है। अक्सर आप सुनते रहे हैं कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए और आरएनए के बारे में आप हमेशा सुनते रहे हैं, हमेशा याद करते रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे कि वो न्यूक्लिक एसिड है क्या चीज़। आइए देर न करते हुए सीधे हम लेक्चर की तरफ चलते हैं, देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड देखिए, न्यूक्लिक, इसके पहले हम लोगों ने बात किया था न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन जो थ्रेड पाए गए, जिसमें क्रोमोसोम पाया गया और उसी के अंदर ये डीएनए और आरएनए जो पाए जाते हैं, जो हेरिडिटी मटेरियल होते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी बातें की थी। आज हम लोग वही देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड है क्या, क्योंकि न्यूक्लिक का मतलब होता है केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला और इसका नेचर है एसिडिक। तो केंद्रक के अंदर पाए जाने के कारण इसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ये न्यूक्लिक एसिड जो है किसने नाम दे दिया। फ्रेडरिक मिशेल, ये वैज्ञानिक है। ये 1869 की बात है। ये स्वीडिश जैव वैज्ञानिक है जिन्होंने इसको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। अब हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो नाम दे दिया इन्होंने, इसका नेचर एसिडिक था। तो न्यूक्लिक एसिड तो नाम दिया, अब ये बनता कैसे है, किस तरह से बनता है, आइए देखते हैं इसको। देखिए, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है ये क्या है, हेट्रोपॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मीन्स बीएसपी। आप सोच रहे होंगे कि सर बीएसपी आपने कैसे लिख दिया, बहुजन समाज पार्टी कैसे लिख दिया। देखिए, इसको शॉर्टकट में याद करने के लिए हमने बताया है इसको हेट्रोपॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है वो हेट्रोपॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। यानी न्यूक्लियोटाइड का जब पॉलीमराइजेशन होता है तो हमारा न्यूक्लिक एसिड बनता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये न्यूक्लिक एसिड जो है, हमने बात की कि हेट्रोपॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, तो ये न्यूक्लियोटाइड कौन सी वाला है। देखें, न्यूक्लियोटाइड जो है, देखिए न्यूक्लियोटाइड के अंदर न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। जब न्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अब ये न्यूक्लियोसाइड क्या है भाई, इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें बेस यानी जो नाइट्रोजनस बेस है और प्लस शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर अगर ले रहे हैं हम, तो वो हमारा हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। और अगर इसके अंदर फास्फेट जोड़ देंगे तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा।
इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो बी से हमने याद किया 60 में क्या याद किया, बी फॉर न्यूक्लियोटाइड हमारा किससे बना हुआ है, नाइट्रोजनस बेस, पहली बात। और यस से हमने याद किया है बी इजकल टू नाइट्रोजनस बेस, यस इजकल टू शुगर। विशेष करके हम जो शुगर की बात करेंगे यहाँ पेंटोज शुगर की बात करेंगे, पेंटोज। जैसे ग्लूकोज हमारा क्या है, हेक्सोज है, उसमें 6 कार्बन है, और ये इसमें हम देखेंगे कि 5 कार्बन होंगे। और पी से हम याद करेंगे फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड या फास्फेट, फास्फोरिक एसिड। तो P इक्वल टू हमारा फास्फेट या फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है वो BSP से मिलके बना हुआ है, मतलब बेस शुगर और प्लस फास्फोरिक एसिड से मिलके बना हुआ है, इसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और हमने ये देखा कि न्यूक्लियोसाइड के अंदर नाइट्रोजनस बेस है और प्लस शुगर है, तो ये हमारा न्यूक्लियोसाइड हो जाता है। और जैसे ही इसमें फास्फोरिक एसिड जोड़ते हैं तो हमारा न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। लगे हाथों आइए थोड़ा सा अंतर यहीं पे हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर क्या है। देखिए, जो अगर हम न्यूक्लियोसाइड की बात करेंगे, थोड़ा सा अंतर हम यहाँ देख लेते हैं कि अगर हम न्यूक्लियोसाइड की बात करें और इधर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो होगा क्या। न्यूक्लियोसाइड में हम क्या देख रहे हैं, पहला अंतर हम ये देख रहे हैं कि इसमें बेस है और प्लस शुगर है, ठीक है। और जैसे ही न्यूक्लियोटाइड में हम जाएंगे तो बेस भी होगा, प्लस शुगर होगा और प्लस फास्फोरिक एसिड हो जाता है। तो ये अंतर पहला याद रखिएगा। दूसरी बात, जो ये हमारा न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, लेस बेसिक होगा। और इसमें जब हम देखेंगे तो ये हमारा लेस एसिडिक इन नेचर हो जाता है न्यूक्लियोटाइड, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा न्यूक्लियोसाइड है, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी न्यूक्लियोटाइड का क्या है, ये घटक है भाई। इसमें भी हम देख रहे हैं कि बेस है और शुगर है, इसमें भी बेस और शुगर है, तो उसका एक घटक हुआ। और यहाँ हम तीसरा ये कह सकते हैं कि फास्फोराइलेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड इज कन्वर्ट इनटू द न्यूक्लियोटाइड, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, फास्फोराइलेशन हो रहा है, तो जिसके वजह से न्यूक्लियोसाइड जो है न्यूक्लियोटाइड में बदल जा रहा है। तो ये थोड़ी बातें आप याद रखिएगा। अब हम लोग एक एक को देखते हैं कि जिसमें हमने बात की कि न्यूक्लिक एसिड हमारा पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड को हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अब हम लोगों ने इसमें बात की कि न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, जिसमें हमने BSP की बात की। अब हम इसमें BSP की बात में करेंगे। सबसे पहला इसमें हम देख रहे हैं कि 3 चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले हम B इक्वल टू बेस की बात करेंगे। तो ये बेस जो होगा हमारा नाइट्रोजनस बेस होगा, नाइट्रोजनस बेस है। अब हम जब नाइट्रोजनस बेस में देखते हैं तो हम इसमें 2 तरह के बेस पाते हैं। एक जो है हमारा बेस होगा नाइट्रोजनस बेस में प्यूरीन, और दूसरा हमारा होगा पायरामिडीन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 तरह के बेस इसमें पाए जाएंगे, एक प्यूरीन और दूसरा पायरामिडीन। आप देखें प्यूरीन में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी,
एडिनिन एडिनिन एंड ग्वानिन, एडिनिन एंड ग्वानिन। इसको शॉर्टकट में याद करने के लिए मैं यहां बताता हूं आपको, पिया जी, बस शॉर्टकट में प्यूरिन को याद रखेंगे पिया जी, पी फॉर प्यूरिन, ए फॉर एडिनिन और जी फॉर ग्वानिन। तो इस प्यूरिन बेस के अंदर हमारा कौन आया, एडिनिन आया और ग्वानिन आया। अब यहीं पे थोड़ी सी बातें आप ध्यान दीजिए कि प्यूरिन में एडिनिन और जो ग्वानिन है इसकी कहानी थोड़ा सा हम इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं। देखिए पहली बात, तो पहली बात इससे याद रखेंगे आप, प्यू यानी पिया जी, ये बोल रहा है पिया जी, तो पिया है, पिया जी हैं और पत्नी जी हैं, यानी दो हो गए, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए, कोरिलेट करने के लिए बता रहा हूं। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, यानी इसमें डबल रिंग पाई जाएगी, डबल रिंग, ठीक है। पहली बात ये डबल हो गया ना भाई, डबल रिंग, DUBLE, डबल रिंग होगी पहली बात, पिया जी में डबल रिंग होगी। अच्छा, दूसरी बात, ये आप जान रहे हैं कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, तो एक हमारा जो नाइट्रोजन की हम बात करें, नाइट्रोजन की, तो ये नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पाया जाएगा इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप याद रख लीजिएगा 1379, यानी नंबर 1 पे नाइट्रोजन होगा, नंबर 3 पे होगा, नंबर 7 पे होगा और नंबर 9 पे होगा। तो 1379 से आप याद रखिएगा। यहीं लगे हाथों आपको और एक चीज बताता चलूं कि ये जो बॉन्ड बनेंगे, ये देखिए 1 और 9, यानी जो हमारा पेंटोज शुगर होगा, यानी 1, यानी कार्बन का 1 एंड जो 9 पोर्शन होगा वहां पे जो है बेस पेयर बनेगा। और ये जो बॉन्ड बनेगा पेंटोज शुगर का कार्बन 1 और 9, जो बॉन्ड बनेगा चूंकि ग्लूकोज होगा, इसको याद रखिएगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बॉन्ड इनके बीच में बनेगा। अच्छा, इसमें आप जो देखेंगे तो इसमें जो है कार्बन की अगर हम बात करें, अच्छा मेंबर कितने होंगे भाई इसमें, मेंबर देखिए इस परिवार में कितने लोग रहेंगे, 9 मेंबर होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, 9 मेंबर होंगे। अब ये जो 9 मेंबर होंगे कौन कौन होंगे भाई, कौन कौन होंगे, 4 तो नाइट्रोजन साहब लोग रहेंगे और 5 जो है कार्बन रहेगा। तो ये हमारा होगा प्यूरीन का एक जनरल सा स्ट्रक्चर। अब आइए, ये प्यूरीन में हमने देखा कि डबल रिंग होगी, नाइट्रोजन जो है 1379 पे यानी 1 और 3 पे पाया जाएगा। जब इसमें बॉन्ड बनेगा तो 1 और 9 से कोरिलेट कर लीजिएगा, यानी कार्बन पेंटोज शुगर का जो कार्बन 1 होगा उससे और 9 से बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड कहलाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसमें 9 मेंबर होंगे। आइए इसी प्यूरीन में पिया जी में हम देखते हैं, क्योंकि पिया जी जैसे ही आपके दिमाग में आएगा तो आप समझ जाओगे कि इसको डबल है तो डबल बॉन्ड है भाई, डबल रिंग इसमें होगा, सीधी सी बात है। और नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पाया जाएगा, आइए इसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एडिनिन को ड्रा किया है। अब आप देखिए इसको, तो यहाँ से जो नॉमेनक्लेचर हो रहा है, यहाँ पे देखिए 2 रिंग यहाँ बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2 रिंग, एक ये है और एक ये है, 2 रिंग बन रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं 6, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं आ गई आपकी, और इसमें 7 8 6 7 8 9
9 भुजाएं आपको यानी 9 भुजाएं आपको दिख रही हैं। इसमें आप देखिए कार्बन जो है 5 जगहों पे आपका कार्बन जो है नाइट्रोजन 5 कार्बन है और नाइट्रोजन की जो कहानी है वो 4 नाइट्रोजन। आप देखिए एक यहाँ है और ये जो आप देख रहे हैं ये जो गणना की जा रही है ये देखिए एक यानी एंटी क्लॉकवाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसका जो नंबरिंग किया जा रहा है देखिए 1 2 3 4 5 6। तो आप देखें कि अभी आपने देखा कि नंबर 1 पे देखिए नाइट्रोजन है यहाँ पे, फिर आप देखिए नंबर 3 पे नाइट्रोजन है, फिर आप देखिए 7 पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है और फिर जो है 9 पे नाइट्रोजन है। तो ये नाइट्रोजन की कहानी है और 5 इसमें आपको कार्बन दिख रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज इसकी की जा रही है गणना। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसका साथी जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे नंबरिंग की जा रही है और यहाँ देखिए 7 8 9 यहाँ शुरू हो जा रहा है यानी क्लॉकवाइज यहाँ नंबरिंग की जा रही है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो हमने देखा कि इसमें 4 नाइट्रोजन और 5 कार्बन है और इनमें जो बनेगा बॉन्ड 1 और 9, यहाँ देखिए यहाँ से बनेगा और ये 9 से बनेगा। तो ये बॉन्ड है, ये हमारा एडेनिन है। एडेनिन की बात हमने की और इसी प्यूरिन में यहाँ भी देखिए यहाँ पे 6 और 3 9 मेंबर यहाँ भी हैं। तो यहाँ भी देखिए वही कहानी है, एडेनिन के बाद ग्वानिन में देखिए। बस इसमें आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ भी देखिए 1 2 3 इधर एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। तो 1 और 3 में यहाँ भी जो है वो बॉन्ड बन रहे हैं और वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। तो ये रहा हमारा एडेनिन और ग्वानिन। अंतर आप देख रहे हैं, आपको साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो 6वें नंबर पे है यहाँ यानी H2 जुड़ा हुआ है और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। बाकी एडेनिन और ग्वानिन में वही सारी संरचनाएं हैं। तो ये रहा हमारा प्यूरिन बेस के बारे में। अब हम लोग सीधे बढ़ते हैं पिरिमिडीन बेस के बारे में देखते हैं। तो देखिए पिरिमिडीन में क्या होता है। इस प्यूरिन में आपने देखा तो डबल दिख गया, तो पहला पॉइंट आप याद करेंगे, इसको देखिए यानी PRG से याद करेंगे। इसको हम शॉर्टकट में आपको बताते हैं पाई कट। प्यार जो है कट्टी हो गया है, प्यार कट हो गया है। मतलब क्या है, इसमें आएगा साइटोसिन आएगा, यूरेसिल एंड थाइमीन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें यानी पाई कट, प्यार कट से आप याद करेंगे, इसमें क्या होगा, साइटोसिन आएगा, यूरेसिल आएगा, थाइमीन आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये पहली बात। अब आप देखेंगे कि जैसे इसमें डबल रिंग था, यहाँ पे क्या होगा भाई, सिंगल रिंग होगा। भाई प्यार तो कट हो गया ना, तो प्यार कट हो गया तो सिंगल हो ही जाएगा, सिंगल रिंग हो गया। चलिए इससे कोरिलेट कर लीजिएगा, पहली बात सिंगल रिंग हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो नाइट्रोजन के पाए जाने की जो बात है वो आप देखेंगे कि इसी से याद कर लीजिए। जो पहले है 1 और 3 से, 1 और 3 पे हमारा क्या होगा, नाइट्रोजन पाया जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, इसके मेंबरों को देखिएगा तो इसमें सिंगल बॉन्ड हो गया है, तो इसमें जो मेंबर होंगे वो 6 मेंबर होंगे। भाई 6 लोगों का साथी है, ये 6 मेंबर है। और 6 मेंबर में कौन कौन है भाई, तो आप देखेंगे कि 6 मेंबरों में यहाँ पे ये N जो है 2 नाइट्रोजन पाया जाएगा और 4 कार्बन पाया जाएगा। तो ये हमारे हो गए साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन की कहानी। थोड़ा सा अंतर आप इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ हमने साइटोसिन लिया है, यहाँ यूरेसिल लिया है, यहाँ थाइमीन लिया है। अब इनको थोड़ा सा गौर से आप देखें तो आप क्या देख रहे हो कि इनको अगर आप देखें तो कार्बन नंबर 2, यहाँ देखिए 1 2, यहाँ पे
3 4 5, यहाँ देखिएगा ये क्लॉकवाइज जो है, यहाँ पे बड़ी खासियत बात है, यहाँ पे एंड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों था। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज, आप ध्यान दीजिएगा, क्लॉकवाइज में इसकी नंबरिंग की जा रही है। यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6, तो क्लॉकवाइज हुआ। इस सब में देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो क्लॉकवाइज इसकी नंबरिंग की जा रही है। और इस नंबरिंग में हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ये C2 है, C1 पे देखिए यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यानी C2 पे हम क्या देख रहे हैं, हर जगह ऑक्सीजन है। ये बात हमको ध्यान में रखना है C2 पे, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि C2 पर तो कार्बन पाया जा रहा है, और TU में देखिए ये साइटोसिन, और साइटोसिन को बस देखिए इसमें क्या हो रहा है। चौथे पे अगर साइटोसिन पे देखिए, यहाँ पे चौथे पे NH2 जुड़ा हुआ है, इसमें यूरेसिल में O है और थाइमीन में भी O है। और वहीं पे यानी कार्बन नंबर 4 की हम बात करें तो यहाँ हमको क्या दिख रहा है, यानी यूरेसिल और थाइमीन में O चौथे पोजीशन पे, चौथे पे है, O है यहाँ पे देखिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन वहीं पे हम क्या देख रहे हैं कि जब हम साइटोसिन में जा रहे हैं, साइटोसिन, तो यहाँ पे NH2 आ जा रहा है। तो ये थोड़ा सा अंतर है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये रहा हमारा क्षार के बारे में, ये क्षार की कहानी हम लोगों ने बात की। अब हम थोड़ा सा चलते हैं, दूसरा जो हमारा घटक है, बी से हमने बेस की बात की, नाइट्रोजनस बेस की बारे में बात की, जिसमें हम लोगों ने एडेनिन, ग्वानिन के बारे में देखा, और हमने यह भी देखा कि ये जो प्यूरिन है ये थोड़ा इसकी लंबाई, भाई डबल बॉन्ड है ना, तो लंबाई ज़्यादा है, उसकी थोड़ा छोटे हैं, और ये हम लोगों ने अंतर देखा इन दोनों में। अब हम चलते हैं शुगर के बारे में। अब हम लोग चलते हैं शुगर। अब देखें, तो अभी आपको मैंने बताया कि शुगर जो है इसमें होता है पेंटोज होता है, मतलब इसमें कार्बन की संख्या कितनी है भाई, 5 है, तो पेंटोज शुगर है इसमें। अब इस शुगर के अंदर हम लोग देखेंगे कि 2 तरह के शुगर हमको मिलेंगे, एक राइबोज नाम का शुगर मिलेगा, राइबोज वेरी इंपॉर्टेंट, और एक हमको मिलेगा डीऑक्सीराइबोज, ऑक्सीराइबोज वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइबोज हमारा क्या पाया जाएगा, RNA में पाया जाएगा, इससे कोरिलेट कर ले R से राइबोज, और DNA में ये पाया जाएगा, D से डीऑक्सीराइबोज। तो इसीलिए हमको राइबो न्यूक्लिक एसिड और इसको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो DNA हमारा हो गया, RNA हो गया। अब ये DNA और RNA राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर क्या है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर, आइए देखते हैं। देखिए शुगर ये 5 है, तो भाई 5 बनेगा, 5 भुजाएं बनेंगी। चलिए 5 भुजा बना लेते हैं हम लोग। देखिए ये 5 भुजाएं हमारी हो गई, ठीक है, तो 5 भुजा हो गई। अब जानते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है, ऑक्सीजन है भाई। अब यहाँ पे देखिए H OH H H OH H OH HOH2C वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, और थोड़ा सा एक और हम बनाते हैं। देखिए ये दूसरा हम बनाते हैं, इसमें देखा जाए अंतर क्या है, इसमें देखें OH H H OH H OH, और यहाँ हमारा हो गया HOH2C ये O। अब इसमें थोड़ा सा अंतर आप ध्यान दीजिएगा, ये हम देख रहे हैं कि इसमें जो नंबरिंग हो रही है, ये जो 5वां है, 5वां जो कार्बन है, 1 2 3 4, तो इसमें 4 कार्बन क्या है, रिंग में पाए जा रहे हैं एक तरह से, और 5वां जो है हमारा क्या है, रिंग के बाहर पाया जा रहा है। मतलब ऐसे देखिए, ये जो हमारा है
ये 1 2 3 4 और ये तो ऑक्सीजन यहाँ घेर ही लिया है। तो मान लीजिए 1 2 3 4 हम लिख दें तो पांचवा हमारा क्या होगा, इधर आएगा, यानी पांचवा यहाँ आएगा। तो आप देख रहे हैं कि 4 जो है रिंग में समाहित है कार्बन और 1 जो है इसके बाहर है। अब ये राइबोज और डीऑक्सीराइबोज प्रकार की शर्कराएं हैं। अब देखिए डीऑक्सीराइबोज, देखिए यहाँ पे राइबोज है, ये राइबोज शुगर है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 2 ये दूसरा जो हमारा है राइबोज शुगर में दूसरा जो हम देख रहे हैं यहाँ पे OH है और देख रहे हैं सारी संरचनाएं HOH HOH2C ये सारी चीजें एक जैसी हैं। लेकिन जब हम डीऑक्सीराइबोज वेरी इंपॉर्टेंट, तो डीऑक्सीराइबोज हम देख रहे हैं यहाँ से एक O जो है ये हट जाता है, यानी ये रिएक्टिव ग्रुप जो हट जाएगा यानी वाटर बनाएगा। तो इसलिए यह चूंकि एक हट गया इसलिए ऑक्सीजन हट गया, इसीलिए इसका नाम है डीऑक्सीराइबोज। न्यूक्लिक डीऑक्सीराइबोज शर्करा है और ये हमारी राइबोज शुगर हो गई। तो हम जानते हैं कि आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये रहा हमारा शुगर। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, तीसरे घटक की तरफ चलेंगे। तीसरा हमारा है फास्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज और याद रखिएगा कि राइबोज से जो डीऑक्सीराइबोज बना है वो डीऑक्सीराइबोज जो है आप जानते हैं कि डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, यानी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है आरएनए की कंपैरिजन में। हालांकि आरएनए सबसे पहले बना था, हम लोग पढ़ेंगे आगे, और उसके बाद से डीएनए का निर्माण हुआ है, उसमें से ऑक्सीजन गर्भ हो गया। रिएक्टिव ग्रुप जब जैसे ही उसके कम हो जाएंगे तो कम रिएक्टिव रहेगा तो स्टेबल रहेगा भाई। अब ज़्यादा एक्टिव है आदमी, रिएक्टिव ग्रुप है तो ज़्यादा खुराफात करेगा, ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो इसीलिए डीएनए जो है आरएनए की कंपैरिजन ज़्यादा स्टेबल होता है, ये बात याद रखिएगा। अब हम चलते हैं शुगर की बात, हमने बेस की बात की, शुगर की बात की, अब हम फास्फेट या फास्फोरिक एसिड की बात करते हैं। फास्फोरिक एसिड, तो यही फास्फोरिक एसिड काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जानते हो कि यही जब मिल जाता है न्यूक्लियोसाइड में तो यानी फास्फोराइलेशन हो जाता है तो वो हमारा क्या बन जाता है, फास्फोरिक एसिड की वजह से वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। आइए देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। देखिए यहाँ पे OH हमारा लग गया, यहाँ पे OH लग गया और यहाँ पे HO लग गया। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, H3PO4 यानी H3PO4 हो गया हमारा। देखिए 1 2 3 4 ऑक्सीजन हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए और 1 फास्फोरस हो गया। तो ये हमारा है फास्फोरिक एसिड और ये आयोनाइज कंडीशन में होता है। जब यह न्यूक्लियोसाइड से मिल जाता है तो वही न्यूक्लियोड यानी फास्फोराइलेशन हो जाता है तो वो न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि न्यूक्लिक एसिड हमारा पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, इसके बारे में हम लोगों ने बातें की और इन तीनों घटकों के बारे में बात की। कमिंग लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये कैसे न्यूक्लियोटाइड आपस में पॉलीमराइज होते हैं और पॉलीमराइजेशन के बाद कैसे ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट न्यूक्लिक एसिड। कमिंग लेक्चर में हम लोग इसके अन्य पहलुओं के बारे में बात करेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।